हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी हैं वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं, वहां जाकर मिलते हैं, उनकी पर्सनल एक बंद कमरे में बात होती है। कहा जा रहा है रशिया और यूक्रेन पीस प्लान। अभी आपको याद होगा कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी जो है यूक्रेन विजिट करते हैं। यूक्रेन में व्लादिमीर जेलेंस्की से भी उनकी अच्छी बातें होती हैं, ठीक ठाक पॉजिटिव टॉक्स होते हैं और रशिया और यूक्रेन के मुद्दे पर भी बहुत डिटेल डिस्कशन उनके साथ होता है। जिसके बाद में अजीत डोभाल जी जो अभी ब्रिक्स कॉन्क्लेव हो रहा है वहां जाकर और इसके बाद में किससे मिलते हैं, रशिया के राष्ट्रपति से, और वहां पर फेस टू फेस बात करके 1-to-1 जो भी कम्युनिकेशन हुआ था यूक्रेन में उसको पास करते हैं। ठीक है, तो इस पे हम देखने एक बार बात करेंगे कि आखिरकार ये रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर कुछ पीस प्लान है भारत का तो क्या है, क्या भारत सच में जो है दोनों के बीच में समझौता करा सकता है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हमेशा से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कहते रहे हैं कि भारत ही ऐसा है जो मतलब दोनों देशों के बीच समझौता करा सकता है, क्योंकि रशिया और भारत के संबंध अच्छे हैं। ठीक है, तो अजीत डोभाल रिपोर्टेडली करेंगे यूक्रेन पीस प्लान मीट्स व्लादिमीर पुतिन, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो है यूक्रेन पीस प्लान लेकर गए और इसके बाद में व्लादिमीर पुतिन से मिले। तो व्लादिमीर पुतिन का इस पे क्या रिएक्शन रहा होगा, क्योंकि वहां पे जो बातें हुई, इंडिया ने अपनी स्टैंड के बारे में भी उनको बताया कि हमारा क्या स्टैंड है इस पे। ठीक है, तो आखिरकार इन सभी चीजों को देखेंगे। एनएसए अजीत डोभाल ब्रीफ्स पुतिन ऑन पीएम मोदी यूक्रेन पीस एफर्ट इन वन ऑन वन मीटिंग। समझिएगा, मतलब अजीत डोभाल जी पुतिन से बताते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है और ये बोला है कि जो भी हमारी वहां पे बातें हुई हैं उसको 1-to-1 आप जो है रशिया के राष्ट्रपति को ब्रीफ करके आइए। तो मैं उनके बिहाफ पे आपको 1-to-1 मीटिंग की पूरी डिटेल बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, और वहां पर जो भी बातें हुई थी उसको 1-to-1 जो है इन्होंने बिल्कुल जैसे, मतलब आप समझिए कि भारत की एक स्ट्रेटजी देखिए। भारत रसिया जाता है, वेस्टर्न कंट्री इतना विरोध करते हैं, विरोध करने के बाद फिर से उस चीज को बैलेंस करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। यूक्रेन में जो भी बातें होती हैं उन बातों को लेकर वो रशिया को, कि ऑब्वियसली जब वो यूक्रेन जाते हैं यूक्रेन में व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत होती है और काफी चीजों की वो निंदा भी करते हैं कि हाँ जो भी हुआ। इवन मतलब आपको याद होगा कि जब एक संयुक्त वार्ता हो रही थी, संयुक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जब रशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं, तो सबसे पहले तो इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में थर्ड टर्म, और वो सबसे पहले विजिट रशिया को करते हैं और यही सबसे ज्यादा खराब लगता है किसको, वेस्टर्न कंट्रीज को। ठीक है, अब वहां पे बैठ कर वो साफ साफ बोलते हैं, पुतिन के सामने बोलते हैं, राष्ट्रपति पुतिन के सामने बोलते हैं कि हाँ जो है जब इनोसेंट पीपल मरते हैं, ठीक है, तो दुख होता है। हार्ट ब्लीड्स व्हेन चिल्ड्रन डाइज, ऐसा उन्होंने साफ साफ बोला। तो ऐसे में इसके बाद में फिर वो कहाँ जाते हैं, यूक्रेन। यूक्रेन में भी इन चीजों की बात होती है और जो उचित था भारत उन घटनाओं की निंदा भी करता है वहां से भी कि भाई जो इनोसेंट लोग या पब्लिक मरती हैं उनका उनके बारे में जो है निंदा भी करता है। तो ऑब्वियस सी बात है रशिया के राष्ट्रपति को कुछ ना कुछ बुरा जरूर लगा होगा। ठीक है, इस चीज को बैलेंस करने के लिए वहां की जो 1-to-1 टॉक थी उसको कम्युनिकेट किया गया, कहा, रशिया के राष्ट्रपति के पास में। ठीक है, जो अजीत डोभाल जी के माध्यम से। अब वहां पे उन्होंने साफ साफ, लेकिन वहां भी अजीत डोभाल जी ने ये चीज, ये मैसेज कन्वे किया। ठीक है, ये मैसेज कन्वे किया कि यहाँ जो है जो पब्लिक के ऊपर जो भी मतलब अत्याचार होता है या युद्ध में जो पब्लिक के ऊपर हमला होता है, भारत उसमें किसी भी तरह से साथ में नहीं है। ठीक, किसी तरह साथ में नहीं है। लेकिन साथ ही आप देखिए मोदी जी की यूक्रेन पीस एफर्ट है और उसको 1-to-1 मीटिंग जो है कम्युनिकेट करने की बात की गई। अब इसके बाद देखिए ये सब सुनने के बावजूद भी एक रशिया का स्टैंड देखिए कि भारत को लेके कितना मतलब मधुर और कितना मतलब मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद हो सकता है कि रशिया के राष्ट्रपति को कुछ ना कुछ बुरा भी लगा हो, बट इसके बाद भी उन्होंने अजीत डोभाल जी से सिर्फ जानते हैं क्या कहा, वेटिंग फॉर अवर गुड फ्रेंड मोदी। मतलब हम उनके लिए वेट कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ जल्दी आएंगे, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं और उनका फिर से स्वागत है। और पुतिन टेल्स एनएसए डोभाल वेटिंग फॉर आवर गुड फ्रेंड मोदी और प्रपोज बायलैटरल मीट विद पीएम एट कजान। अभी एक्चुअल में जो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है तो इसमें कहा जा रहा है कि इस बार ब्रिक्स पार्लियामेंट की बात होगी। ठीक है, और वहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो वहां पर ऑब्वियसली पहले से ही उन्होंने बता दिया है कि उनका स्वागत है यहाँ पे। और मतलब इस बार हम बायलैटरल मीट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक कम्युनिकेशन हुई है जो यूक्रेन में हुई है और इसके बारे में जब यूक्रेन का वो मैसेज जो है रशिया के पास किया गया है और भारत ने अपना स्टैंड भी बताया है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि भारत
का अगर कोई यूक्रेन पीस प्लान है तो उस पे पुतिन एग्री कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें सुनने के बाद में भी उन्होंने कहा कि वेटिंग फॉर आवर गुड फ्रेंड पीएम मोदी एंड प्रपोज बायलैटरल मीट विद पीएम। ठीक है, आप समझिएगा इस चीज को, तो बिल्कुल एग्री कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और समझिएगा कि ब्रिक्स पार्लियामेंट की बात हो रही है यहाँ पर, जो रशिया है, रशिया अगुवाई करना चाहता है ब्रिक्स पार्लियामेंट की। तो अगर ब्रिक्स पार्लियामेंट बनता है तो अभी तक अगर किसी एक ग्रुप का पार्लियामेंट है तो वो किसका है? यूरोपियन यूनियन का। और यूरोपियन यूनियन के जो अभी तक का सबसे बड़ा पार्लियामेंट है, ब्रिक्स सबसे बड़ा पार्लियामेंट बनकर उभरेगा, जो सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे ज्यादा जो है अर्थव्यवस्था की ही मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक पार्लियामेंट होगी, उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा ब्रिक्स पार्लियामेंट। ठीक है, तो जब अगर ब्रिक्स पार्लियामेंट बनता है तो ईयू कहीं ना कहीं जो है उसके पीछे पड़ जाए, छूट जाएगा। ठीक है, अब देखो ब्रिक्स पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे चाहे आप G7 ले लीजिए, ठीक है, चाहे EU ले लीजिए, तो वेस्टर्न कंट्रीज का जो भी स्टैंड रहता है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ फेवर में रहता है। तो अगर सपोज दैट ब्रिक्स पार्लियामेंट बनती है तो एशिया के जो भी कंट्रीज हैं उनके फेवर में डिसीजन ले सकेगी। सेकेंड थिंग, अभी मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में जिनीवा स्विट्जरलैंड में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जाते हैं, और वहां पर उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि ब्रिक्स क्यों, आखिरकार आप लोग ब्रिक्स के पीछे क्यों पड़े हैं, ब्रिक्स क्यों बना? ठीक है, उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया, ठीक है, कि वो चुप हो गया। देखिएगा, सबसे पहले तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर ये भी बताया गया, मतलब न्यूज थी, न्यूज में कि यहाँ जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन पर हमला नहीं रुका तो वी विल प्रोवाइड लॉन्ग रेंज आर्म्स, हम लॉन्ग रेंज आर्म्स जो है यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन ने दो टूक में जवाब दिया कि लॉन्ग रेंज आर्म्स ओके वुड पुट नाटो एट वार विद रशिया। अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है प्रोवाइड करवाते हैं नेटो कंट्री, तो हम ये मान लेंगे कि जो नेटो कंट्री हैं वो रशिया के साथ वार में है। ठीक है भाई, आप पीछे से बैकएंड में उनको हथियार प्रोवाइड करवा रहे हो, खासकर उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स अगर प्रोवाइड करवा रहे हो यूक्रेन को, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है रशिया के साथ वार में हो। आप भले फ्रंट में नहीं आए हो, लेकिन हम मान लेंगे कि आप वार में हैं। ठीक है, तो फिर आप समझ रहे हैं कि रशिया का कहने का मतलब क्या है, कि हम मान लेंगे कि जितने नेटो कंट्री हैं वो हमसे युद्ध में है, और फिर हम उन पे अटैक करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा अभी देखो ये एस जयशंकर जी हैं, ठीक है, और इन्होंने जो है क्या कहते हैं, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने क्या कहा, वी फाउंड आवर क्लब आफ्टर G7 शट द डोर। जयशंकर ने कहा ब्रिक्स एक्सप्लेनेशन में, कहा कि आपने G7 बनाया, ठीक है, G8 था, रशिया था, बाद में रशिया को भी बाहर कर दिया, G7 कर दिया, वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा बाकी सबकी एंट्री आपने बैन कर दी, ग्रुप बाकी सभी के लिए शट कर दिया गया G7 में कि भाई नो मोर एंट्री। तो ऐसे में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और एंड वी फॉर्म्ड ब्रिक्स। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ही बताया कि वी फॉर्म्ड आवर क्लब आफ्टर G7 शट द डोर। अगर G7 ने जब दरवाजे बंद कर लिए तो हमें बनाना पड़ा। ठीक है, देखो, इट वाज कॉल्ड द G7। इन्होंने बताया कि जो G7 था, यू वुड नॉट लेट एनीवन एल्स इनटू दैट क्लब, लेकिन आपने उस क्लब में किसी और को ना एंटर करने की बात कह दी। अब ऐसे में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सो वी सेड वी विल गो एंड फॉर्म आवर ओन क्लब। ठीक, तो ब्रिक्स बहुत बढ़िया, अगर सपोज दैट ब्रिक्स पार्लियामेंट बनता है तो बहुत अच्छा होता। और ब्रिक्स पार्लियामेंट किसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकता है, किन किन मुद्दों को अच्छे से जो है रिप्रेजेंट कर सकता है, और एशिया के हितों को कैसे साध सकता है, कमेंट में आप लोग अपने व्यू रख सकते हैं। धन्यवाद।